अमेरिका ने एक ऐसा जाल बुना था जिसकी भनक दुनिया को तब लगी जब खेल खत्म हो चुका था। 150 घातक युद्धक विमान अलग अलग देशों में बने अमेरिकी एयरबेस से उन्होंने उड़ान भरी। हर विमान का रोल अलग था, हर पायलट का मिशन अलग था, लेकिन उनका मकसद एक था। वे अलग अलग समय पर उड़े, लेकिन वेनेजुएला के आसमान पर उनकी एंट्री एक खामोश तूफान की तरह एक साथ होनी थी। एक ऐसा सिंक्रोनाइज्ड हमला जिसने वेनेजुएला को सोचने का एक सेकंड भी नहीं दिया। आखिर यह सब हुआ कैसे? आइए स्टेप बाय स्टेप जानते हैं इस रोंगटे खड़े कर देने वाले ऑपरेशन की पूरी कहानी। 2. हमले से घंटों पहले 50,000 फीट की ऊंचाई पर अमेरिका का स्टेल्थ ड्रोन RQ-170 सेंटिनल वेनेजुएला के ऊपर मंडरा रहा था। ये रडार की पकड़ में नहीं आता। इसने राष्ट्रपति भवन और सैन्य ठिकानों की हाई क्वालिटी तस्वीरें लेकर पेंटागन को भेज दी। मैदान तैयार था। अब एंट्री हुई दुनिया के सबसे एडवांस फाइटर जेट F-35 की। ये स्टेल्थ थे। वेनेजुएला के रडार इन्हें देख नहीं सकते थे, लेकिन इनका काम हमला करना नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर था। F-35 ने वेनेजुएला के रडारों पर नकली सिग्नल भेजने शुरू किए। वेनेजुएला के डिफेंस सिस्टम को लगा कि आसमान में सैकड़ों भूतिया जहाज हैं। वे कंफ्यूज हो गए। यही तो अमेरिका चाहता था। कंफ्यूजन में वेनेजुएला ने अपने रडारों की फ्रीक्वेंसी को फुल पावर पर कर दिया ताकि वे इन नकली जहाजों को देख सकें। यह उनकी सबसे बड़ी गलती थी। ठीक इसी पल पीछे छिपा था EA-18G ग्रोलर। यह विमान रडार के सिग्नल को सूंघ लेता है। जैसे ही वेनेजुएला के रडार एक्टिव हुए, ग्रोलर ने अपनी सबसे घातक मिसाइल दागी AGM-88 हर्म एंटी रेडिएशन मिसाइल। महज 9 सेकंड, सिर्फ 9 सेकंड में वेनेजुएला के 12 मुख्य रडार स्टेशन आग के गोले में बदल गए। वेनेजुएला का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम अंधा हो चुका था। अब अमेरिकी विमानों को रोकने वाला कोई नहीं था। वेनेजुएला के रडार खत्म होते ही अमेरिका ने अपने सबसे बड़े खिलाड़ियों को मैदान में उतार दिया। अब बारी थी वेनेजुएला की मिलिट्री को पूरी तरह अपाहिज करने की। सबसे पहले आया अमेरिका का सबसे पुराना और खूंखार बॉम्बर B-50। इसने शहर के बाहर मौजूद वेनेजुएला के मिलिट्री बेस पर कारपेट बॉम्बिंग शुरू कर दी। आसमान से एक साथ इतने बम गिरे कि वेनेजुएला की सेना को संभलने का मौका ही नहीं मिला। जहां से भी जवाबी हमले का डर था, वो जगहें राख के ढेर में बदल दी गई। जमीन पर तबाही मची थी और समंदर में अमेरिका ने USS जेरल्ड R फोर्ड को तैनात कर दिया। यह दुनिया का सबसे बड़ा युद्धपोत है। इसने समंदर में अपना लंगर डाल दिया ताकि कोई दूसरा देश वेनेजुएला की मदद के लिए न आ सके। यह पानी पर तैरता हुआ एक अभेद्य किला था। P-8I पोसीडॉन, द सबमरीन हंटर। पानी के ऊपर जहाज थे और पानी के नीचे की सुरक्षा के लिए आया P-8I पोसीडॉन। इसका काम था वेनेजुएला की पनडुब्बियों, सबमरीन्स को ढूंढना। अगर कोई भी पनडुब्बी मादुरो को बचाने के लिए हरकत करती तो यह जहाज उसे टॉर्पीडो से वहीं खत्म कर देता। आसमान से लेकर पाताल तक वेनेजुएला पूरी तरह घिर चुका था। अब एंट्री होती है असली कमांडोज, डेल्टा फोर्स की। ये जिस जहाज में आते हैं उसका नाम नाइट स्टॉकर था। इसमें गनर कमांडो एकदम एक्टिव पोजीशन में तैनात थे। इसके बाद आया सी हॉक हेलीकॉप्टर। इसमें भी कमांडो बैठे हुए थे जिनका काम था कि अंत में अगर कोई दुश्मन बच जाए तो उसे मार गिराना। अब आता है चिनूक। ये हमला करने के लिए नहीं बल्कि कमांडोज को ड्रॉप करने आया था, लेकिन इसके साथ एक कंटेनर भी था। अगर निकोलस मादुरो आसानी से नहीं मानते तो उन्हें इसी कंटेनर में भरकर ले जाने की तैयारी थी। अब तक लगभग आधे अमेरिकी कमांडो वेनेजुएला में घुस चुके थे और कमांडोज भेजने के लिए नौसेना की ओर से सुपर फास्ट हेलीकॉप्टर ऑस्प्रे का इस्तेमाल किया गया। चूंकि यह हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज का मिश्रण है, इसलिए ये बैकअप के लिए कमांडोज को बहुत तेजी से लेकर वेनेजुएला के अंदर आ गया। अब इसके बाद कोई अन्य देश वेनेजुएला को प्रोटेक्शन ना दे पाए और अमेरिका अपने सभी जहाजों को रास्ता दिखा सके, इसके लिए अमेरिका ने एक उड़ता हुआ रडार भेजा। ये रडार हॉकाई जहाज पर लगा होता है जो वेनेजुएला के ऊपर उड़ते हुए एक कमांड सेंटर बन गया। समुद्र में दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर जेरल्ड R फोर्ड अपना लंगर डाल चुका था। ये वहां इसलिए खड़ा था ताकि ये देख सके कि कोई दूसरा देश वेनेजुएला को बैक सपोर्ट न दे दे। अगर वेनेजुएला की नेवी की कोई पनडुब्बी हरकत में आती तो उसे मारने के लिए अमेरिका ने P-8I जहाज भेजा था।
पनडुब्बी का अनुमान लगते ही ये जहाज उसे तुरंत टारपीडो मारकर खत्म कर देता। वेनेजुएला के सामने अमेरिका ने अपनी पूरी की पूरी नौसेना का बेड़ा खड़ा कर दिया था। ये पूरी तरह से वॉर के लिए रेडी थे, सब में पायलट बैठे हुए थे, ये एकदम रेडी टू मूव थे। इसके पीछे पूरे एयरक्राफ्ट तैनात थे, पूरी मिलिट्री तैनात थी। सोचो, अगर वेनेजुएला की तरफ से कोई अटैक आता तो क्या होता? जब सभी कमांडो वेनेजुएला के अंदर पहुंच गए, तब असली काम शुरू हुआ। अब वेनेजुएला पर होता है साइबर अटैक। वेनेजुएला में जो पावर सप्लाई होती है, उसके ग्रिड में कंप्यूटर लगा होता है जो अमेरिका का ही था। अमेरिका ने पहले ही अपडेट के नाम पर उसमें एक मैलवेयर भेज दिया था, जिससे कंप्यूटर ने काम करना बंद कर दिया और पूरी लाइन की सप्लाई कट हो गई। वेनेजुएला का जीपीएस भी काम करना बंद कर देता है। अमेरिका का साइबर कमांड इतना एक्टिव था कि उसने वेनेजुएला के सभी सैटेलाइट्स को ऑफ कर दिया। अब चिनूक हेलीकॉप्टर से कमांडो छत पर उतरते हैं। मादुरो जिस कमरे में रहेंगे, उसकी दीवार मोटी और स्टील की होती है, जिसे तोड़ने के लिए कमांडो थर्मल लांस और ब्लो टॉर्च लेकर गए थे। मादुरो किस कमरे में है, ये जानने के लिए कमांडो ने ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार का इस्तेमाल किया। ये दीवार के अंदर भी सिग्नल भेजकर पता कर लेता है कि वहां कितने लोग हैं। अब डेल्टा फोर्स के कमांडो राष्ट्रपति को उठाकर हेलीकॉप्टर से पास में खड़ी अमेरिकी नौसेना के जहाज USS इवो जीमा पर ले गए। अगर ऐसा इंडिया के साथ होता तो क्या होता? क्या इंडिया के पीएम भी किडनैप हो सकते हैं? अगर आपको इस पर वीडियो चाहिए तो कमेंट करें। ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। जय हिंद।